हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के ट्रांसलेशन स्टडीज़ के 4th यूनिट के, जिसमें आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आधा चैप्टर क्लियर कर दिया था, आधा चैप्टर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे पार्ट 1 और पिछले यूनिट्स की वीडियो नहीं देखी तो आप उन्हें भी देख सकते हैं पहले, क्योंकि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसलेशन एंड इट्स टाइपोलॉजी। इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन और इसकी क्या टाइपोलॉजीज हैं, ठीक है, कौन कौन से मोड्स हैं टाइप इसमें जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैंने हाफ चैप्टर डिस्कस कर दिया था, हाफ को मैं आज से पढ़ूँगा। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज के, उसका नाम है ट्रांसलेशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ट्रांसलेशन किस तरह वर्तमान की टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो आप भी बेसिकली जानते होंगे कि ट्रांसलेशन आज इतनी महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है कि पूरा वर्ल्ड इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। कई सारी कंट्री एक दूसरे से जुड़ने के लिए ट्रांसलेशन का यूज़ करती हैं। तो वहीं पे एक टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी मेड आवर मच ईजियर एंड वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। तो टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को काफ़ी इजी बना दिया है। इजी का मतलब क्या कह सकते हैं हम कि उसने हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करती थी करने के लिए, उन्हें हमारे हेल्प करके हमें उन्हें करने के लिए आसान बना दिया, ठीक है। उसके लिए टेक्नोलॉजी में कुछ डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि फ़ोन हो गया, ठीक है, AC हो गए गर्मी में यूज़ करने के लिए, हवाई जहाज़ हो गए आने जाने के लिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसने हमारी हेल्प करी है। उसके बाद हम देखें तो बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन ट्रांसलेट वन ह्यूमन लैंग्वेज टू अनदर ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। तो ट्रांसलेशन इतना ज़्यादा विकसित हो गया, डेवलप्ड हो गया है प्रेजेंट में कि अब ट्रांसलेशन से हम एक ह्यूमन लैंग्वेज को दूसरी ह्यूमन लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ट्रांसलेशन अब एक्टिव हो गया है, ठीक है, डेवलप्ड हो चुका है पूरी तरह से। तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इस काम में कि हम किस तरह दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ सकते हैं। इट्स नोन एज कंप्यूटर एडिक्टेड ट्रांसलेशन RCAT, ठीक है। तो जब भी हम एक लैंग्वेज से दूसरे कंप्यूटर के द्वारा एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कहलाते हैं कंप्यूटर एडिक्टेड ट्रांसलेशन, जिसको हम कैट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है कि जब हम एक लैंग्वेज को दूसरे उसमें चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं तो कहलाता है। ऑन इंटरनेट देयर आर मैनी ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल्स आर अवेलेबल फॉर ट्रांसलेशन लाइक गूगल ट्रांसलेशन आर बीइंग ट्रांसलेटर, ठीक है। तो इंटरनेट इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी सोसाइटी है इंटरनेट की कि जहाँ पे एक दूसरे से जुड़ने के लिए हम लोग ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इंटरनेट ने देखा तो इंटरनेट पर गूगल और बीइंग जैसे प्लेटफॉर्म्स ने क्या करा, अपने ही ट्रांसलेटर एक्टिवेट कर दिए, अपने ट्रांसलेटर बनाए और उन्हें गूगल पे एक्टिवेट कर दिया। सपोज़ करिए अगर आपको कोई भी वर्ड को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना है तो आप गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बीइंग ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ईजिली आपके वन वर्ड को अनदर वर्ड में चेंज कर देंगे। तो इंटरनेट पे इस तरह के ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं। अब द नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द मशीन ट्रांसलेशन वॉज स्टार्टेड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो मशीन ट्रांसलेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले मशीन ट्रांसलेटर का कोई नाम भी नहीं जानता था। लोग पढ़ के अपने हाथों से चीज़ों को ट्रांसलेट किया करते थे। बट उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मशीन ट्रांसलेशन का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई और वो आज पूरी दुनिया में जानी जाती है। उसके बाद आता है द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज यूज टू कैलकुलेटिंग नेवीज प्रॉब्लम। नहीं, तो दुनिया का जो पहला कंप्यूटर था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना गया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, जिसको इन्वेंट किया गया था किस लिए, कि नेवी उससे अपनी कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सके, ठीक है। नेवी सिंपली अपनी कैलकुलेशन कर सके, इसीलिए उसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। देन क्रेडिट फ्रॉम मशीन ट्रांसलेशन गिव टू वार्नर वेवर ऑफ द US, ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन जिसने भी बनाया उसका सारा का सारा क्रेडिट गया इस बंदे को,
वॉर्न वीवर को सारा का सारा क्रेडिट दिया गया यूएस की तरफ से उसे पूरा का पूरा क्रेडिट मिला कि उसने कंप्यूटर बनाने में थोड़ी मदद की। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति आता है योहोशुआ बारहीला इन यूएस वॉज द फर्स्ट रिसर्चर इन मशीन ट्रांसलेशन इन 1951। 1951 में ये पहला रिसर्चर था योहोशुआ बारहीलर, फर्स्ट रिसर्चर था जिसने मशीन ट्रांसलेशन का रिसर्च की। ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ाई की और उसको खोज निकाला। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट आता है द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मशीन ट्रांसलेशन मतलब MT इज़ 1954 व्हेन रशियन इंग्लिश ट्रांसलेशन सिस्टम वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द टीम ऑफ रिसर्चर। तो 1954 में, ठीक है, रशियन मिलिट्री और यूएस ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि रशियन को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके। इस तरह का सिस्टम बनाया उसकी एक टीम ने और वहाँ पे उसकी रिसर्च की गई। रिसर्चर्स ने बनाया, उसका डेमोन्स्ट्रेट हुआ, मतलब उसका एक ट्राई किया गया कि ये काम करता है कि नहीं। द रिसर्चर वॉज सक्सीड। ठीक है, तो जो भी रिसर्चर थे उन्होंने जो भी वो मशीन बनाई थी वो अच्छी तरह से काम कर रही थी और पूरी तरह सक्सीड हो चुकी थी अपने काम में। उसके बाद आता है आफ्टर दिस मैनी कंट्रीज इन्वॉल्व इन द रिसर्च ऑन देयर लेवल्स। तो जब रशियन मिलिट्री और यूएस मिलिट्री ने ये काम कर लिया तो उसके बाद दुनिया के अलग अलग देश और अलग अलग कंट्रीज ने इसमें रिसर्च में भाग लिया। ठीक है, अपने अपने लेवल के अनुसार कि वो जब मर्जी उसमें भाग ले सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने लेवल के अनुसार भाग लिया। सेवरल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम आर यूज्ड इन अ डेली लाइफ अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो दुनिया में वर्तमान में कई सारे सिस्टम्स को यूज़ किया जा रहा है, ट्रांसलेशन सिस्टम को, जो कि वर्तमान में भी काम कर रहे हैं, जो कि हमारी हेल्प करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में ट्रांसलेशन सिंपली कर सकें। तो जैसे कि आता है मीटो, सैटर्न, लोगोस, एल्पस, एग्रेस्पन, मेटल, ग्लोबल लिंक, दीज हेल्प अस टू डे बाई डे ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये सब हमारी हेल्प करते हैं, ये उनके नाम है, ये सब हमारी हेल्प करते हैं डेली लाइफ में ट्रांसलेशन के लिए। इसके बाद आता है सोशल नेटवर्किंग हैज़ क्रिएटेड ऑन an atmosphere where people can communicate from different countries people by the help of social media translation tool। तो सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ठीक है, टिंडर, ये जितने भी ऐप्स हैं इन सब में एक तरह का सिस्टम, इन सब ने एक तरह का एटमॉस्फेयर बना दिया। ठीक है, वातावरण बना दिया हमारे लोगों के आसपास कि हम लोग अलग कंट्री के देशों से या फिर दूसरे देशों के लोगों से भी हम सिंपली बात कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ उनके टूल्स की हेल्प से हम उससे बात कर सकते हैं बाय द डिफरेंट कंट्रीज़। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन सोशल मीडिया ट्रांसलेशन टूल्स विच इज़ अवेलेबल ऑन साइट्स लाइक अ फेसबुक, स्काइप, गूगल टॉक एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो साइट मैंने बताया, जैसे कि गूगल अपना ऑफिशियली ट्रांसलेटर ऐप देता है लोगों को। ठीक है, इसका ऐप आता है ऑफिशियली ट्रांसलेटर जिसमें हम लोग कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे भी ट्रांसलेशन के ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो इस तरह हम एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के लोगों से बात कर सकते हैं, वो भी सिंपली। इसके बाद नाउ द मशीन ट्रांसलेशन एप्लीकेशन आर ऑल्सो रिलीज्ड इन मैनी मोबाइल डिवाइसेस। इसके बाद मशीन ट्रांसलेशन, आपको पता होगा फ़ोन में एप्लीकेशंस आने लग गई हैं, गूगल ट्रांसलेट आने लग गया है। ठीक है, और भी डिक्शनरीज आने लग गई हैं, ऑनलाइन डिक्शनरी जो हमारी हेल्प करती हैं ट्रांसलेशन में। तो ये सब डेवलप्ड किया गया और लोगों को इसको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, जिससे लोगों को ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन एंड मास कम्युनिकेशन। वर्तमान में जो ग्लोबलाइजेशन है प्रेजेंट टाइम में, उसमें किस तरह ट्रांसलेशन की भागीदारी है। तो देखें, तो एज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देयर फॉर द इंग्लिश नोइंग पीपल आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड ऑल द टाइम थ्रू डिफरेंट मीडियम। तो वर्तमान में जो इंग्लिश है वो पूरी की पूरी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन लैंग्वेज हो चुकी है अब, जिसमें कि हाँ, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं दुनिया के किसी भी लोगों से
बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम्स के द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बट द इकोनॉमी कनेक्ट कैन नॉट ओनली ग्रो विद द इंग्लिश नोइंग पीपल। ठीक है, तो जो इकोनॉमी है वो सिर्फ अंग्रेजी मतलब इंग्लिश भाषा जानने वाले लोगों से नहीं बढ़ती है। देयर इज़ कॉन्स्टेंट नीड ऑफ ट्रांसलेशन, यहाँ पे क्या चाहिए, कॉन्स्टेंट नीड, ट्रांसलेशन लगातार होना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के। मतलब ऐसे काम जहाँ पे लोग करते हैं जाके फिर वहीं पे बसने की सोचते हैं, कैसा लगता है कितना अच्छा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाय द ट्रांसलेशन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन कनेक्टेड विथ ग्लोबल मार्केट, ट्रांसलेशन के द्वारा पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे कनेक्ट हो सकते हैं। सिंपली बाय द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग, इन सब के द्वारा लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। दोज पीपल हु डोंट नो इंग्लिश नीड टू गेट कनेक्ट टू द इंग्लिश स्पीकिंग वन एट देयर पीपल नीड टू ट्रांसलेशन। ठीक है, तो वह लोग जो इंग्लिश नहीं जानते, बेसिकली आप भी जानते होंगे इंडिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, जो नहीं समझ पाते हैं, तो उनको एक ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, पर्सन के साथ जो कि इंग्लिश जानता है, तो उससे उसके साथ कनेक्ट होने के लिए भी उसे ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे वो अपनी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकता है जो कि आजकल फ़ोन में आने लग गई हैं डिवाइसेस में। ठीक है, तो जिससे कि वो इंग्लिश समझने लगेगा और अपने कंट्री के ग्रोइंग में अपनी योगदान दे सकेगा। ठीक है, इसके बाद है ट्रांसलेशन हिस्ट्री। ट्रांसलेशन हिस्ट्री एंड कल्चर 90s। पैसनेट एंड लेफरसव emphasize that translation has been major shaping force in a development of world culture। तो एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था ट्रांसलेशन हिस्ट्री एंड कल्चर, जो कि लिखी गई थी बेसनेट एंड लेफरवर, जिसमें उन्होंने ये समझाया था कि ट्रांसलेशन हैज़ बीन मेजर शेपिंग पावर इन डेवलपमेंट। जो ट्रांसलेशन है उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो वर्ल्ड कल्चर को शेप में ला सकता है। ठीक है, ट्रांसलेशन को। तो इसका यूज़ कुछ ऐसे इस तरह से होता है कि आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, एक इंडियन शो है कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी जिसे भी कहा जाता है। ठीक है, वो ओरिजिनली किस पे बना है, वो एक बेस्ड ऑन ब्रिटिश प्रोग्राम हु वांट्स टू बी मिलियनर, इसके देख कर बनाया गया है, बेस्ड ऑन ब्रिटिश प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या करा जा रहा है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं बट हम अपना काम अपना ही कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज हम अपनी दे रहे हैं, बस हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं एक टाइप से, तो जो कि हमारी हेल्प करते हैं इन काम्स में। उसके बाद आता है ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन, ऑडियो और विजुअल ट्रांसलेशन। अब इसमें हम बात करेंगे कि ऑडियो को किस तरह हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, विजुअल को किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल साउंड ट्रैक, सपोज करिए एक मूवी बनाई गई, उसमें ओरिजिनल साउंड ट्रैक दिया गया इंग्लिश। अब यहाँ पे एक ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको उस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, एवरी डायलॉग को, हर एक पार्ट को। उसके बाद उसे री रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो उसे दोबारा से री रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके अंदर चलाया जाएगा। तो ये काम होता है ट्रांसलेशन में। सेम इन द विजुअल मोड, विजुअल मोड में भी सेम ही होता है। ठीक है, कॉन्ट्रेस्ट consonanted translation, in this translation a written text, the translator doesn't have liberty to analyze the whole text and translate। सिंपली ये एक तरह का ऐसा ट्रांसलेशन है जिसमें एक ट्रांसलेटर होता है, उसे कोई एक स्क्रिप्ट दी जाती है, बस उसे ट्रांसलेट करना होता है, बस उसको इतनी भी परमिशन नहीं होती है। ठीक है, या फिर छूट नहीं होती है कि वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को पढ़े और उसके बाद उसे ट्रांसलेट करे। उसको पढ़ने की नहीं होती, बस उसको सिंपली ट्रांसलेट करना होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको एक बार यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे जाएंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेरे को काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आप क्वेश्चंस बताइए, तो ये क्वेश्चन है, आप इनको साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। सपोज one is advertising a luxury car, the advertisement has to be translated in all major languages of the world। ठीक है, तो सपोज़ करिए कोई एक लग्जरी कार को पब्लिश कराने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाया गया। ठीक है, अब सपोज लग्जरी कार है तो वो पूरी दुनिया में बेची जाएगी। ठीक है, हर कंट्री में सेल की जाएगी वो कार। तो इसके लिए वो ट्रांसलेशन जो होगी वो एवरी लैंग्वेज में होगी, हर एक लैंग्वेज में वो ट्रांसलेशन की जाएगी।
अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश विच इज़ लैंग्वेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश को छोड़कर हर लैंग्वेज में उसको किया जाएगा ट्रांसलेट, हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसे पब्लिश किया जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि जो अलग अलग देश के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो उसे समझ सकेंगे और चाहे तो उसे परचेज भी कर सकेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सब टाइटलिंग एंड डबिंग। सब टाइटलिंग एंड डबिंग आप जानते होंगे, सब आपने मूवीज़ भी देखी होंगी सब टाइटल और डबिंग मूवीज़, जैसे कि तमिल मूवीज़ होती हैं, ठीक है, साउथ की मूवीज़ उन्हें डब करके हिंदी मूवी बनाया जाता है, हॉलीवुड मूवी होती है उन्हें डब करके हिंदी मूवी बनाया जाता है, हिंदी मूवी होती है उन्हें डब करके साउथ की मूवी में भी चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की हो सकता है। तो ये सब टाइटलिंग और डबिंग्स कहलाता है। डबिंग्स मतलब एक न्यू साउंड रिकॉर्ड करना और सब टाइटल मतलब उसका सब टाइटल्स जो आ रहा है उसे अनदर लैंग्वेज में चेंज करके नीचे डिस्प्ले पे शो कर देना। तो इसके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर से सब टाइटल क्या है और डबिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम देखेंगे सब टाइटल आर डबिंग अलाउ अस टू वॉच, एक्सपीरियंस एंड एंजॉय मूवीज, शोज, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़, वीडियो गेम्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। सब टाइटल और जो डबिंग है वो हमें अलाउ करती हैं कि हम एक्सपीरियंस लें, इन्जॉय करें, किनको, मूवीज़ को, शोज़ को, डॉक्यूमेंट्रीज़ को, न्यूज़, वीडियो गेम, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, इन सबको हम इन्जॉय कर सकें। इसीलिए सब टाइटल और डबिंग हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद देखिए, फॉर इंस्टेंस अ नॉवल रिटन इन फ्रेंच राइटर आर रशियन, फ्रेंच राइटर और रशियन राइटर वुड नॉट बी एबल टू अस विदाउट ट्रांसलेशन एंड वुड नॉट ट्रांसलेशन इज वुड नॉट विदाउट ट्रांसलेशन इट वुड नॉट मेक एनी सेंस। तो सिंपली अगर सपोज करिए कि एक नॉवल लिखी गई, ठीक है, वो नॉवल लिखी गई है फ्रेंच में या फिर रशियन में, बट आपको तो इन दोनों में से कोई लैंग्वेज आती नहीं, आपको आती है हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, तो वो ट्रांसलेशन जब तक वो ट्रांसलेट नहीं होगी तब तक वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर आपको बेसिकली वो प्रोवाइड की भी जाती है तो आप उसको समझ के वो कोई सेंस नहीं बनाती, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज आती ही नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे सब टाइटलिंग और डबिंग का यूज़ किया जाता है। अब हम देखें तो सब टाइटलिंग एंड डबिंग आर द सिग्निफिकेंट ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ इन ऑडियो विजुअल मीडिया। जो सब टाइटल और डबिंग है वो ऑडियो और विजुअल मीडिया में काफ़ी बड़ा मेजर रोल निभाती हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ी एक्टिविटीज़ में से एक है। तो देखें तो इन ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन इन द थर्ड मिलेनियम, ऑडियो वीडियो ट्रांसलेशन इन थर्ड मिलेनियम, जॉर्गी डेज क्रिश्चियन डिफाइंस डबिंग वॉइस ओवर द सब टाइटलिंग इन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो एक बुक लिखी गई थी जिसमें ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन इन थर्ड मिलेनियम 2003 में ये बुक आई थी। उसमें एक उसके जो राइटर हैं जॉर्गी डीजा सिंटस, उन्होंने डिफाइन करा कि डबिंग और वॉइस ओवर और सब टाइटलिंग तीन तरह के टर्म्स को उन्होंने बताया है, जो कि टर्म्स फॉलोइंग है। ठीक है, वो टर्म्स कुछ इस प्रकार है कि डबिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग द ओरिजिनल साउंड ट्रैक काउंटिंग एट द एक्टर्स डायलॉग। यहाँ पे क्या कहा जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है ओरिजिनल साउंड ट्रैक को, ठीक है, और डायलॉग को विद आ टारगेट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करना है उस लैंग्वेज से उन डायलॉग्स को चेंज कर दिया जाता है। एंड रिकॉर्डिंग अ न्यू स्क्रिप्ट एंड रिप्रोड्यूस न्यू साउंड ट्रैक, पहले उसे चेंज किया जाता है, उसके बाद उन डायलॉग्स को दोबारा से बोला जाता है और री रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि डबिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर इन द टर्म रिड्यूसिंग द ओरिजिनल साउंड ट्रैक एंड रिकॉर्ड ट्रांसलेटेड साउंड ट्रैक ऑन द ओरिजिनल ट्रैक। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ओवर वॉइस ओवर का मतलब है कि आपने कुछ मूवीज़ ऐसी डाउनलोड करी होंगी जहाँ पे आपको ओरिजिनल साउंड बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है और उसके ऊपर जो डब करी गई साउंड है वो आपको सुनाई दे रही है। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे एपिसोड्स भी होते हैं जिनमें वॉइस ओवर की जाती है, तो मतलब कि ओरिजिनल साउंड को धीमा करके उसके ऊपर अपनी साउंड्स को दे देना, तो ये वॉइस ओवर कहलाता है। इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सब टाइटलिंग, इन्वॉल्व्स डिस्प्लेइंग रिटन टेक्स्ट इन अ ट्रांसलेटेड लैंग्वेज एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, उसे जो भी स्क्रिप्ट है उसे ट्रांसलेट किया जाएगा, हर एक डायलॉग को ट्रांसलेट किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसे बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे शो कर दिया जाएगा।
ठीक है। टाइम टू टाइम उसको बॉटम ऑफ द स्क्रीन जो है डिस्प्ले है उसके नीचे वाले हिस्से में शो करा जाएगा, जिससे आप उसको पढ़ के एक्सपीरियंस कर सकें कि कौन सा डायलॉग बोला गया है और क्या बोला गया है। ठीक है, तो ये सबटाइटल कहलाता है। डबिंग इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सबटाइटलिंग बिकॉज डबिंग द होल स्क्रिप्ट इज़ ट्रांसलेटेड इन टारगेटेड लैंग्वेज एंड री रिकॉर्ड इन अ न्यू लैंग्वेज। ठीक है, तो डबिंग जो है वो सबटाइटल से ज़्यादा कठिन है। यहाँ पे डबिंग का मतलब है कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को न्यू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, उसके बाद उसे री रिकॉर्ड करना, ठीक है, न्यू लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा कठिन काम में से एक है। पर वहीं पे अगर हम सबटाइटल्स की बात करें तो आपको सिंपली ट्रांसलेट करना है और सबटाइटल्स को नीचे डिस्प्ले पे शो कर देना है। बट इन सबटाइटलिंग ओनली ट्रांसलेट द स्क्रिप्ट एंड डिस्प्लेइंग एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबटाइटल्स को ट्रांसलेट करना है पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को, उसके बाद उसे डिस्प्ले कराने जाना है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो ये सबटाइटलिंग कहलाता है। डबिंग इज़ नॉट कॉस्टली देन सबटाइटलिंग। डबिंग इज़ कॉस्टली, ठीक है, देन सबटाइटलिंग। डबिंग में आपको जो ट्रांसलेटर्स आते हैं और जो डायलॉग बोलने वाले आएंगे, जो लैंग्वेज देंगे अपनी, वो ज़्यादा कॉस्टली होता है सबटाइटल में। सबटाइटल में से ज़्यादा काम नहीं होता, आपको सिंपली सब स्क्रिप्ट को चेंज करके बस वहाँ पे प्रेजेंट कर देना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, सो डबिंग कंज्यूमिंग मोर टाइम देन सबटाइटलिंग। डबिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखने हो सकते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखें कि डबिंग जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है सबटाइटल से। डबिंग इज़ मोर पॉपुलर इन डिफरेंट कंट्रीज दैट सबटाइटलिंग। सो जो डबिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज़ में जहाँ पे डबिंग्स की मूवी देखी जाती है। ठीक है, वहाँ पे सबटाइटल्स का ज़्यादा वो नहीं किया जाता। उसके बाद कुछ दो टॉपिक्स हैं मेरे को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होते हैं। तो ट्रांसलेटिंग एन एडवर्टाइजमेंट। जब किसी एडवर्टाइजमेंट को ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया गया, डिटेल्स दी गई हैं, वो तो प्रॉपर लिखेंगे, बट हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। हम कुछ डिलीट नहीं कर सकते, बट हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट में ट्रांसलेटिंग कहलाता है। उसके बाद आता है ट्रांसलेटिंग ऑफ सिनेमा। अब सिनेमा ट्रांसलेशन का मतलब है कि जब भी कोई हम मूवी बनाते हैं और वहाँ पे हम उसे ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि डबिंग देते हैं, वॉइस ओवर देते हैं, तो यही सब सिनेमास में काम किया जाता है। तो ये था हमारा यूनिट 4 का चैप्टर, जिसका आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा। मैंने पूरे के पूरे चैप्टर को डिस्कस करा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है नोट्स से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो आप मेरे को बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल एड्रेस दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे आप क्लिक करके ये वाली PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुरानी वीडियोज़ को भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।